हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। सबसे पहले दोस्तों आप सभी से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि पिछले 4 से 3 दिन हो गए, 3-4 दिन जिसमें रेगुलर आपको क्लास नहीं मिल पा रही थी क्योंकि विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आ चुकी थी अक्टूबर 2023 की, जिसमें हमने ऑलरेडी 5 क्लासेस कंप्लीट कर ली थी। लेकिन जो लगातार क्लासेस सुबह आपको 8 से 9 बजे के बीच में मिल जाती है, आज मुझे ये शाम में देनी पड़ रही क्योंकि 3-4 दिन क्लास नहीं आई। उसके पीछे रीज़न दोस्तों ये था कि आप सभी को भी पता है, घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और उसके शॉर्ट नोट्स हमारी टीम और मैं तैयार कर रहे थे, जिसकी वजह से दोस्तों आखिरी जो स्लॉट था ज्योग्राफी और साइंस का, जिसकी वजह से बहुत व्यस्त हो गए थे हम लोग और बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं करंट अफेयर्स को पढ़ के टाइम दे पाऊँ। तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। आप लोगों का बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसकी क्लास क्यों नहीं आ रही है। तो अब मैं फ्री हो चुका हूँ घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स बना के, और अब यहाँ पर रेगुलर जो है कि आपको क्लासेस मिलती रहेंगी और जल्दी से जल्दी हम लोग इसको कवर कर लेंगे ताकि नेक्स्ट मंथ की आने से पहले ही आपके सारे टॉपिक तैयार हो जाएं और आप रिवीजन भी कर सको। तो हम लोग लास्ट क्लास में इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे, आज पढ़ेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स के शॉर्ट नोट्स और आज यहाँ पर ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी इकोनॉमिक्स की। फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम उसमें एंट्री करेंगे, वो होगा हमारा एनवायरमेंट का। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर आपको विजन आईएएस की मंथली मैगजीन की फ्री पीडीएफ मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को कर लेना सब्सक्राइब दोस्तों। हिंदी मीडियम के लिए विजन आईएएस की बहुत ही बेहतरीन क्लासेस यहाँ पर चलाई जा रही है। आप लोगों का फीडबैक जो है वो बता रहा है कि हाँ क्लासेस बहुत बेहतर चल रही है। अगर आप लोग घटना चक्र शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ लेना चाहते हो, जो मैं शॉर्ट नोट्स चला रहा हूँ इस समय आरओ और यूपी पीसीएस के लिए, उसकी पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। और जिसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया वीडियो के नीचे, वहां पर आप मैसेज करके पेमेंट सिस्टम और इंक्वायरी सब कंप्लीट कर लीजिए, फिर वहां से आप उसे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 3.4 इट मीन्स की चौथा टॉपिक जो कवर किया था वो था आपका अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा था जिसको मैंने कहा था कि अगली क्लास में इसे मैं डिस्कस करूंगा। तो उसका ये बड़ा वाला टॉपिक है इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम शॉर्ट नोट्स पे चलेंगे। तो देखिए जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था क्लाउडिया गोल्डिन को। लेकिन क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की, या यूं कहें कि पुस्तक या थीसिस कुछ भी कह सकते हो, जिसका इन्होंने टाइटल बताया श्रम बल में महिलाएं। यानी जो हमारे देश का श्रम बल होता है, दुनिया के किसी भी देश का, उसमें महिलाओं की स्थिति क्या है, महिलाओं की क्या पोजीशन है और उसमें क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे डील किया है। तो मैं कह सकता हूँ कि महिला से संबंधित जो प्रश्न होंगे, आपके जो भी टॉपिक्स होते हैं, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा। तो शुरू करते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार दिया गया 2023 का अर्थशास्त्र में, वो दिया गया क्लाउडिया गोल्डिन को। और गोल्डिन को यह पुरस्कार श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी के आउटकम्स के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने में, यानी वो कह रही हैं कि अगर हम श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाते हैं, श्रम बाजार का मतलब कि उनको अगर हम सार्वजनिक स्थल पे, इट मीन्स की जो गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, स्टार्टअप सेक्टर है, हर सेक्टर में अगर हम उनको रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराएं या उनकी भी भागीदारी को सुनिश्चित करें, तो कहीं ना कहीं हम इससे बहुत सारे आउटकम्स प्राप्त कर सकते हैं। आउटकम्स का मतलब होता है दोस्तों परिणाम, जो परिणाम आपके पॉजिटिव ही आएंगे, निगेटिव नहीं। तो इस पर इन्होंने फोकस किया है। तो इसमें और चीजें देखते हैं कि पिछली सदी में उच्च आय वाले कई देशों में वैतनिक कार्यों में महिलाओं का अनुपात बढ़कर 3 गुना हो गया। क्या मतलब हुआ कि जो हाई इनकम वाले, जो पर कैपिटा इनकम जिनकी ज्यादा है, जैसे विकसित देश अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, इंग्लैंड, ये जर्मनी वगैरह, ये जो बहुत अच्छी स्थिति में पैसे देते हैं, यानी कि पर कैपिटा इनकम है, इन्होंने वैतनिक कार्य, यानी कि अवैतनिक कार्य क्या होता है, जैसे घरेलू कार्य जिसे हम कहते हैं, जिसका कोई पैसा नहीं देता है। हमारी माताएं, बहनें, हमारी बहुएं रोज खाना बनाती हैं, सुबह उठ के जो है कि काम करती हैं, झाड़ू पोछा, बच्चों को देखना, स्कूल भेजना, इस सब का भी तो एक लागत है। वो अपना समय का तो इन्वेस्टमेंट कर रही है ना, तो उस समय का उन्हें वेटेज मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है, तो उसे हम अवैतनिक कार्य कहते हैं। लेकिन अगर वही कार्य, अगर वो एक नर्स के रूप में केयर करने के लिए बाहर आके केयर करें हॉस्पिटल में, अगर वो किसी जगह पे या किसी रेस्टोरेंट में अगर वो सेफ हैं या खाना सर्व करती है, तो वही काम तो घर पे भी कर रही है। लेकिन जब वो बाहर कर रही है तो उन्हें वेतन मिल रहा है। वो घर पे बच्चों की ट्यूशन लेती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं अपने, तो उसका कोई पैसा नहीं मिलता। लेकिन अगर वही महिला बाहर जाके ट्यूशन पढ़ाती है, किसी कोचिंग में पढ़ाती है या किसी स्कूल में पढ़ाती है, तो उसका वेतन मिलता है। तो वैतनिक कार्यों में महिलाओं का अनुपात तेजी से बढ़ा और यह आधुनिक समय में श्रम बाजार में हुए सबसे बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलावों में से एक है, जिससे लैंगिक स्तर पे असमानता की समस्या लेकिन अभी भी मौजूद है, तो इसे हम कम कर सकते हैं। क्लाउडिया गोल्डिन ने बताया कि शोध में हमें यह बताया कि श्रम बाजार में महिलाओं की ऐतिहासिक
और समकालीन भूमिकाओं के बारे में और नई और कई आश्चर्यजनक समझ यहाँ पे प्रदान की। यानी अभी तक जो हम लोग सिंपली जानते हैं, या मैं आपको भी कहूं, अगर आप लिसनर हैं इस समय क्लास को देख रहे हैं, तो बहुत ही कम स्तर पे आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, तो आप 4-5 ही परिणाम बताओगे कि भाई अगर महिलाओं को हम भागीदारी देते हैं सार्वजनिक स्थल पे, सार्वजनिक नीतियों में, सार्वजनिक रोजगार में, प्राइवेट रोजगार में, तो ये फर्क जो है कि देखने को मिलेगा। लेकिन गोल्डिन महिला ने, जो क्लाउडिया गोल्डिन है, इन्होंने और भी डिटेल से बहुत आश्चर्यजनक यहाँ पे रिजल्ट दिए कि ऐतिहासिक युग में कैसा था, आज कैसा है और आगे कैसा होगा, ये सभी चीजें दी हैं। तो चलिए इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो वो ये है कि लैंगिक असमानता की स्थिति क्या है। तो पहली चीज हम समझते हैं लैंगिक असमानता की स्थिति। तो पहला तो हम वैश्विक स्तर पर अगर देखते हैं, लगभग 50% महिलाएं वैतनिक रोजगार है। यानी कि अगर हम विश्व के स्तर पर देख रहे हैं तो 50 महिलाएं, मतलब 50% महिलाएं, जबकि पुरुष कितने हैं, 80% जो है कि रोजगार में है। और दक्षिण एशिया में अगर स्पेशली देखा जाए, जिस दक्षिण एशिया में आपका भारत आता है, पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, चाइना, इन सभी क्षेत्रों में केवल 25% ही महिलाएं श्रम बाजार का हिस्सा हैं। जबकि बाकी विश्व में आप देखोगे 50% महिलाएं रोजगार में हैं। भारत की स्थिति देखें तो 2022 की अगर रिपोर्ट के अनुसार माने तो श्रम बल की भागीदारी 24% महिलाओं की है, जबकि पुरुषों की 73%। अब ये गैप देख रहे हैं आप भारत में रहते हैं, आप आसपास के क्षेत्रों में देख सकते हो कि जिन कार्यों को आपके भाई करते हैं, आपके पति करते हैं, आपके पिता करते हैं या आपका बेटा करता है, उन कार्यों को महिलाएं भी बहुत बेहतर तरीके से कर सकती हैं। लेकिन हमारी कुछ राजनीतिक पार्टियां या कुछ नीतियां हमारी जो होती हैं, या हमारी पितृसत्तात्मक सोच होती है, इनकी वजह से उन महिलाओं को ऐसे क्षेत्रों में कार्य करने की अनुमति नहीं मिलती है। इसीलिए तो दंगल जैसी मूवी दिखाई जाती है, अच्छी अच्छी मूवी दिखाई जाती है। बबली बाउंसर मूवी तमन्ना भाटिया पर बनी हुई है। वो एक पब में, सोचिए पब में जो है कि वो बाउंसर का काम करती हैं, मतलब एक रेस्टोरेंट में, कि वहां पर सिक्योरिटी के तौर पे। और बहुत अच्छी मूवी है, बहुत इंस्पिरेशनल मूवी है, तमन्ना भाटिया की है, आप लोग देखिएगा, बबली बाउंसर के नाम से। और फिर दंगल मूवी आपने देखी आमिर खान की, शूटर दादी, जो कि वो भी महिलाओं से रिलेटेड है। तो ऐसी मूवीज हैं जिनका आप नाम भी कोट कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में, इन सब चीजों में, कि यहां पर आप देखोगे महिलाएं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन रूढ़िवादी सोच, परंपरागत सोच की वजह से महिलाओं को मौका नहीं मिल रहा है, अवसर नहीं मिल रहा है। अब आप देखिए ना कि कहां 24%, कहां 73%, लगभग 50% की खाई है अभी भी। बिल्कुल है, ठीक। और अगर हम बात करें यू आकार का, इसमें एक संबंध देखा जाता है कि विकास और महिला श्रम बल भागीदारी में यू आकार का संबंध देखा जाता है। यू आकार कुछ ऐसा ही तो होगा दोस्तों, ऐसा ही तो होता है। अभी हम आगे आपको दिखाएंगे यू आकार का संबंध क्या होता है। जैसे यहाँ पर आप डिजाइन देखेंगे जो मैंने अपने छोटे से प्यारे से हाथों से क्रिएट किया है, कि निम्न आय वाले देशों में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी अधिक थी। लेकिन किसमें थी? जहां पे निम्न आय वाले देश थे, वो देश चाहता था, क्योंकि वहां के परिवार भी गरीब थे, तो वो चाहते थे कि हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, जिसके लिए उन्होंने महिलाओं को, बेटियों को, बहुओं को भी काम में लगाना शुरू कर दिया। हालांकि भारत में भी ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ग्रामीण पृष्ठभूमि में कृषि में अधिकतर कौन होता है? पुरुष जो है कि कुछ बाहरी काम संभाल लेता है, खाद, बीज, पानी, बिजली, ये सब। लेकिन उस धान की रोपाई, खेती, कटाई, छटाई, गेहूं को स्टोर करना, रोपण करना, मिट्टी को सही करवाना, ये सभी काम गांव में अधिकतर महिलाएं करती हैं। और जो मध्यम आय वाले देश होते हैं, इनमें भागीदारी कम देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ का पुरुष एक एवरेज इनकम कमाता है, जो कहता है मेरे घर परिवार के लिए इतना काफी है, तो बस मुझे अपने बच्चों को इंटर पास कराना है, ग्रेजुएशन कराना और शादी करके भेज देना है। लड़कियों को ज्यादा इंटरफेयर नहीं कराते हैं। वहीं उच्च आय वाले जो देश होते हैं, जहां पे एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा होता है, एजुकेटेड होते हैं, उन्हें महिलाओं की उपयोगिता पता है कि किस तरीके से ये विभाग को संभाल सकती, मैनेजमेंट सिस्टम को अच्छा कर सकती हैं, केयर कैसे कर सकती हैं, सभी चीजों में कोऑर्डिनेशन कैसे कर सकती हैं, इनकी लीडरशिप कैसी हो सकती है। इस वजह से जो हाई इनकम वाले देश हैं, यूरोपीय देश, अमेरिकन देश, कनाडियन देश, इनमें जो है कि भागीदारी फिर से अधिक हो जाती है। लेकिन यहां पर आपको समझना होगा, जो यू आकार का शेप है जिसे मैं दिखा रहा हूं आपको इमेज में, यहां देखोगे कि जो देश की पर कैपिटा इनकम कम होती है, वहां पे कृषि क्षेत्र में ज्यादातर महिलाएं लगी होती हैं। और आपको पता है कृषि क्षेत्र में इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, केवल जीविकोपार्जन होता है, अपनी जीविका चलाते हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं।
जो औसत वाली पर कैपिटा इनकम होती है, मध्यम वाले वो क्या होते हैं, नीचे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी कम होती है। और वही जिनकी पर कैपिटा इनकम अधिक होती है, डेवलप्ड कंट्रीज से हम कहते हैं, विकसित देश कहते हैं, वहां पर महिलाएं फिर से सीट्स पर आ जाती हैं, लेकिन वो महिलाएं स्पेशली सर्विस सेक्टर में ज्यादा होती हैं। जैसे किसी होटल की रिसेप्शनिस्ट हो जाएंगी, टीचिंग डिपार्टमेंट में होंगी, डिलीवरी सिस्टम में होंगी, ब्यूरोक्रेट्स में होंगी, हेल्थ सिस्टम में होंगी, प्रशासनिक सिस्टम में होंगी, पॉलिटिशियन होंगी, बड़े बड़े पदों पे होती हैं। मजदूरी वाले पद पे नहीं होती, बड़े बड़े पदों पे होती है, और इसीलिए वहां पर उनकी स्थिति ज्यादा बेहतर होती है। तो ये यू आकार में आता है। अगर मैं अपने भारत की बात करूं तो हम मध्यम आय वाले हैं। हम बहुत विकसित देश भी नहीं है कि बहुत करोड़ों रुपए का हर आदमी कमा रहा है, और ना ही इतने गरीब भी नहीं है कि हर आदमी के हाथ में आईफोन देखने को मिल रहा है, आईपैड देखने को मिल रहा है, बड़े बड़े ब्रांडिंग कंपनियों के मोबाइल देखने को मिल रहा है, पैरों में नाइक, एडिडास, रीबॉक के जूते देखने को मिल रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहनने को दिख रहे हैं। तो हम उस देश में भी नहीं आते कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गरीब देश हैं कि खाने को कुछ भी नहीं है, पहनने को कुछ नहीं, ऐसी स्थिति भी नहीं है हमारी। तो हमारी स्थिति मध्यम है, और यही वजह है कि जहां पर महिलाओं का योगदान कितना था, केवल 24% था, जबकि पुरुषों का कितना है, 73%। तो ये एक चुनौती है, यू आकार में हम मध्यम स्थिति में आते हैं या डाउन में होते हैं। तो अब बताओ हमें किधर जाना है। पहले हमारी स्थिति ये थी, जहां पे पर कैपिटा इनकम कम थी, हमारे गांव के बुजुर्गों के साथ महिलाएं भी खेतों में काम करती थी, लेकिन अब हमारी इनकम इतनी अच्छी हो गई है कि हम खेतों से महिलाओं को निकाल रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन खेतों से निकालने के बाद हमें यहाँ पे नहीं डंप करना है, हमें इनको ब्यूरोक्रेट्स, हमें सर्विस सेक्टर में आगे बढ़ाना है, टीचिंग डिपार्टमेंट में, डिलीवरी सिस्टम में, रेस्टोरेंट में, स्टार्टअप में, बिजनेस में, इंडस्ट्री में, सेक्टर में, पुलिस में, हर चीजों में हमें इनको आगे बढ़ाना है, जिससे भारत भी क्या करे, श्रम बल भागीदारी महिलाओं का रेशियो बढ़ा सके। और जो गैप दिख रहा है ना 24 to 73, इसके बीच में जो 50% का गैप है, इसे कम किया जा सके। थोड़ा ज्यादा अगर जल्दी हो गया स्पीड में तो आप लोग इजीली आप समझ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप समझिए, देखिए, मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको। और अब इसी के साथ एक और प्रॉब्लम आती है कि आय में अंतर। आप देखो ना, स्वरोजगार से जुड़े कार्यबल में महिलाओं और पुरुषों की आय का अंतर बहुत अधिक है। हम अगर स्टार्टअप करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उसमें पुरुषों की आय ज्यादा होती है, महिलाओं की आय कम होती है। हालांकि कुछ महिलाओं का आप यूट्यूब पे भी रील्स देखोगे, ठीक है। एक इंजीनियरिंग की पानी पूरी करके एक महिला का है, जिसने शुरू किया था स्कूटी से, लेकिन आज वो अपने उसको थार से लेके जाती है, अपने ठेले को थार से। सोचिए, वो कुछ ही लड़कियां तो होंगी ऐसी। मैं आपसे पूछता हूं कि आप में से कितने ऐसे फैमिली मेंबर होंगे जो मध्यम आय के व्यक्ति तो हैं, लगभग 80% मध्यम आय के हो। लेकिन मैं ये अगर कहूं कि आप अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी बहनों को अगर आप कहो कि ठीक है बेटा, अब तू अगर पढ़ाई करने के बाद स्टार्टअप करना चाहती है तो कोई भी एक ठेला लगा दो, या कोई एक बिजनेस खोल लो, या कोई मेकअप का सामान खोल लो, कुछ भी, तो मैं कह सकता हूं 70% बॉयज मना कर देंगे कि नहीं, मेरी बहन ये करेगी, मेरी बहन ठेला चलाएगी, मेरी बहन या मेरी बीबी या मेरी बेटी ये काम करेंगी। क्यों? हम समाज से क्यों डर रहे हैं? अगर वो 2 रुपए कमाएंगी तो पहली चीज उनकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी, मार्केट में लोग कैसे उनसे बार्गेनिंग कर सकेंगी, सामाजिक स्थिति में उनके सुधार होगा। शुरू में लोग उन्हें कमेंट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे अगर वो अपने बिजनेस को, अपने आइडिया को क्रिएट करके स्टार्टअप तैयार करेंगी, अपनी एक सोसाइटी में इमेज क्रिएट करेंगी, तो कल को आपको भी उन्हीं के नाम से जाना जाएगा कि अच्छा, आप उनके भाई हो, आप उनके पिता हो, आप उनके बेटे हो। मतलब लेडीज के नाम से फिर आपको पहचान जाएगा, और ये आपके साथ साथ उस बेटी के लिए भी गर्व की बात होगी कि लोग उसे पहचान रहे हैं, आइडेंटिटी उसकी मिल रही है। तो ये चीजें हैं दोस्तों, ये समझना पड़ेगा। तो आय में अंतर की भी एक समस्या दूर होगी। वहीं अवसर की बात करें तो औपचारिक रोजगार में कार्य करने की संभावना भी कम होती है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में पहले से ही वैकेंसी कम आती है, और जब पढ़ाई के स्तर पे पुरुषों को ज्यादा वरीयता दी गई तो वैकेंसी में भी ज्यादातर उन्हीं के चांस रहेंगे गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब में। हालांकि इस मामले में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को धन्यवाद देना चाहूंगा कि यहाँ पर निष्पक्षता के साथ जो है कि बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है, और जिसमें लगातार पिछले 5 सालों से महिलाएं टॉपर रही हैं। चाहे सृष्टि देशमुख को देख लीजिए, इशिता किशोर को देख लीजिए, इससे पहले कृति सिंह थी, उनको देख लीजिए, एक गरिमा लोहिया है, ये सब नए नए टॉपर हैं दोस्तों। ये एक मोटिवेशन होती है, कह सकते हैं कि मोटिवेशन देती है कि लड़कियां भी अब अच्छे स्तर पे पहुंच सकती है तैयारी करके, अवसर का फायदा उठा के। तो ये चीज अच्छी है दोस्तों। अब यहाँ पर हम देखेंगे महिला श्रम बल भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे ये यू आकार का कर्व। अब ये आपको क्या दिख रहा है? ये देखिए, यू आकार दिख रहा है ना, हालांकि ये यू आकार ही तो है। अगर हम बात करें कि प्राचीन समय में महिलाओं की भागीदारी कृषि में बहुत अधिक थी, धीरे धीरे इंडस्ट्री सेक्टर में होने लगी, फिर धीरे धीरे वो सर्विस सेक्टर में बढ़ने लगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पर कैपिटा इनकम का कम देश, ये हो गया मध्यम,
और ये हो गया पर कैपिटा इनकम जहाँ पे सबसे अधिक है। अगर मैं इसे जूम करूं तो आप देखोगे कि यहाँ पर महिलाओं के हाथ में क्या दिख रहा है, ये मिट्टी साफ करने वाली जो चीज दिख रही है, ये बाल्टी दिख रही है जहाँ वो पानी लेके जा रही है, ये कुआं टाइप का है। फिर धीरे धीरे वो इंडस्ट्री में आती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे मशीन चला रही है, कपड़े मशीन। फिर वो सर्विस सेक्टर में आई तो इनके हाथों में फाइल है, इनके कान में जो है कि वो है, मतलब गले में डॉक्टर का, पेशेंट का, और ये एक प्रोफेशनल है, ये यहाँ पे ऑफिस वर्कर है। तो कहीं ना कहीं आप इसमें परिवर्तन देख सकते हो। लेकिन एक ऐसे फैक्ट बताऊंगा दोस्तों कि आप कहोगे कि हाँ सर हम इस चीज को जानते तो हैं लेकिन इस चीज को रियलाइज नहीं कर पा रहे थे यहाँ पे। जैसे अगर एक और चीज हम बात करें, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है कि श्रम बल भागीदारी को कौन कौन से ऐसे कारक है जिसकी वजह से महिलाओं की श्रम बल भागीदारी नहीं बढ़ पा रही है। तो दूसरा एक सामाजिक मानदंड कि विवाह के बाद प्रतिबंध लगा देना। बहुत सारे एक्टर को देखो, एक्ट्रेस को देखो, स्पोर्ट्समैन को देखो, बहुत सारी प्रोफेशनल जॉब में देखो कि जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो सामान्यतः उनके जो ससुराल वाले पक्ष हैं वो इस चीज को नहीं समझते हैं कि उन महिलाओं को भी कार्य करने की कुछ इच्छा होती है कि नहीं होती है। वो कहते थे भाई बेटा हमारा बेटा कमा रहा है, हम कमा रहे हैं, पेंशन आ रही है, तुम्हें बाहर जाके कमाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं उन ससुराल पक्ष से कहना चाहूंगा कि आपकी भी तो बेटी किसी की बहू बनेगी और आप चाहोगे कि आपकी बेटी अपने पैर पे खड़ी रहे, तो इसी तरीके से आप दूसरे की बेटी को भी एक्सेप्ट करिए और उसके साथ वही ट्रीटमेंट करिए जो अपने बेटों के साथ करते हो, यानी उन्हें अवसर दीजिए बाहर निकल के काम करने का। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, और ये अक्सर विवाहित महिलाओं को श्रम की बढ़ती मांग के बावजूद भी रोजगार में रोक देती हैं, रोजगार में आने से रोक देती हैं। मतलब लगातार डिमांड तो है कि हमें कुछ ऐसे सेक्टर चाहिए जहां पर महिलाएं बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं, टीचिंग सेक्शन में बहुत अच्छे से कर सकती हैं, प्राइमरी एजुकेशन में बच्चे जो है कि संभाल सकती हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। लेकिन फिर भी महिलाओं की श्रम भागीदारी नहीं बढ़ रही है जबकि उनकी डिमांड है। और विवाह के बाद लंबे समय के लिए रोजगार जब छूट जाता है तो कहीं ना कहीं फिर उन महिलाओं का भी क्या होता है, उस रोजगार से मोहभंग हो जाता है और वो अपने घरेलू गृहस्थी में लगी रह जाती है। तकनीकी नवाचार, ये पॉइंट दोस्तों सच बता रहा हूं कि मैंने जब पढ़ा तो ये मुझे भी खुद आश्चर्यचकित किया और आपको भी करेगा। वो ये कि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं तो गर्भ निरोधक दवाओं और सेवन इनके बढ़ने से महिलाएं देर से विवाह करने लगी हैं। जैसे इसमें क्या होता है, और साथ ही साथ बच्चों के जन्म में जल्दबाजी करने से भी बच रही हैं, जिससे शिक्षा और करियर की संभावनाओं में उनके वृद्धि हो रही है। हालांकि एक तरफ देखा जाए तो ये पहलू सही है, लेकिन अगर शारीरिक रूप से देखा जाए तो ये पहलू बहुत खराब है। किसी भी महिला को अगर आप इतनी हाई पावर की इतनी गर्म दवाइयां अगर खिलाओगे तो उसके इंटरनल बॉडी के पार्ट में प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रेगनेंसी को लेकर प्रॉब्लम आएंगी। आजकल ऐसा बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है कि रिलेशनशिप में लोग रह रहे हैं, लिविंग में रह रहे हैं, और ऐसी स्थिति में महिलाएं या तो शादी नहीं कर रही हैं, और अगर बिना शादी के भी अगर वो रिलेशनशिप में है और किसी वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है, दवाई खा के तुरंत जो है कि प्रेगनेंसी को कैंसिल कर देती हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर वो शादी कर ले रही हैं तो अपने हस्बैंड से कह रही है कि नहीं देखिए अभी हमें बच्चे पैदा नहीं करने, क्योंकि अभी मुझे अपना शिक्षा में करियर बनाना है, अपने करियर में बहुत आगे बढ़ना है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चे नहीं पैदा करने, तो उनके बीच में, पति पत्नी के बीच में कोई संबंध नहीं बनेगा, सेक्स नहीं होगा। लेकिन अगर वो सेक्स की प्रोसीजर करते भी हैं तो उसके बाद वो गोलियों का प्रयोग करते हैं गर्भ निरोधक का, कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होनी चाहिए, या फिर प्रोटेक्शन का यूज कर लिया जाता है। तो ये भी एक पॉइंट ऐसा था जो मुझे वाकई लगा कि हाँ ये चीज तो हम रेगुलर सोसाइटी में सुनते हैं, लेकिन इसको उनकी श्रम बल भागीदारिता से जोड़ा जाए, ये बड़ा पॉइंट था मेरे लिए भी। और हो सकता है आपको भी चीजें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। और इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि महिलाओं के लिए अगर अवसर बढ़ रहे हैं इस वजह से तो महिला और पुरुषों के बीच आय का अंतर पूरी तरीके से समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। आप ये देखो ना कि समाज के समर्थन न मिलने की वजह से वो इन तकनीकों का प्रयोग कर रही हैं और अपने शरीर को हार्मफुल कर रही हैं, अपने शरीर को हार्मफुल कर रही हैं। तो ये भी तो देखिए आप उसका नेगेटिव पॉइंट, और वो उस हेल्थ पे फिर वो पैसा खर्च करेंगे आगे चल के, ये भी है। फिर वही मासिक वेतन प्रणाली, कि कई बार होता है कि काम के अनुसार भुगतान यानी कि जो संविदा को त्यागने और आधुनिक वेतन प्रणाली को अपनाने के कारण भी हुआ है कि अब मंथली इनकम भी डायरेक्ट फिक्स कर दी गई है। पहले क्या होता था, अगर आप 10 दिन काम करोगे आपको 10 दिन का पैसा मिलेगा, बाकी दिन नहीं मिलेगा। अब क्या है, मंथली इनकम रहेगी, आपकी मंथली सैलरी रहेगी। अगर आप 20 दिन भी काम कर रहे हो, किसी वजह से 10 दिन का आपको छुट्टी मिलती है, अवकाश लेते हो, तो उस अवकाश में आपका पैसा नहीं काटा जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में भी होता है और अब कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर में भी होता है। फिर वहीं पेरेंटहुड का प्रभाव, कि बच्चों की देखभाल करना, जिसे हम केयर इकोनॉमी कहते हैं, ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक उठानी पड़ती है। और कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं बच्चे होने के बाद अपने करियर को छोड़ देती हैं, उन्हीं बच्चों की सेवा पानी, केयर करने में, देखभाल करने में बूढ़ी हो जाती हैं।
और पति क्या करता है, हालांकि पति के भी तो बच्चे हैं वो, लेकिन वो वही अपनी रोजगार प्रोफाइल को नहीं चेंज करता। वो दिन भर काम करेगा, शाम में आके बच्चों के साथ बैठेगा भी, वाइफ के साथ भी, और फिर सुबह चल देगा। तो ये काम तो वाइफ भी कर सकती है ना, कि वो भी ये काम कर सकती है। तो ये सभी चीजें हैं, और इस तरीके से हम आगे की राह में ये देख सकते हैं कि कैसे हम लैंगिक असमानता को कम कर सकते हैं। पहले तो हमें ये मूल्यांकन करना होगा कि समझना होगा कि ये क्यों मौजूद है। तो भाई जो रीजन है पहले तो उसका आप समाधान करो, फिर वहीं पर हम सामूहिक कार्रवाई कर सकते हैं। सामूहिक रूप से, समन्वित रूप से साहसिक कार्रवाई करें, लैंगिक समानता की दिशा में आगे बढ़े, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, फैमिली हो, सोसाइटी हो, परिवार हो, बच्चों की खुद की सोच हो, समझ हो, इन सभी के साथ हमें चर्चा करके इसके तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो महिलाओं को सूचना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच प्रदान करने के उपायों में निवेश करने से लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलेगी। यानी आप एजुकेशन के लिए महिलाओं के लिए समान अधिकार बनाओ, हेल्थ सिस्टम में जो है कि इन्वेस्टमेंट करिए, इंफॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट करिए, और भी प्राइवेट सेक्टर में, इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट जगत में, ताकि महिलाएं उस जगह पे आ सके और महिलाएं वहां पे काम कर सकें। और अनुकूल वातावरण सबसे पहले क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा संस्थागत बाधाओं को दूर करने के लिए टैक्स प्रणाली को लगाइए, सार्वजनिक व्यय को बढ़ाइए, वित्तीय अवसंरचना उनके लिए सही होनी चाहिए, विनियमों के साथ साथ श्रम बाजारों को सुधारने की आवश्यकता होनी चाहिए। अब यहाँ पे वित्तीय अवसंरचना का मतलब है कि अगर महिला को लोन चाहिए अपने स्टार्टअप के लिए, तो कम से कम उसे ऋण की प्राप्ति तो हो सके सही से, तो ऋण की प्राप्ति नहीं हो पाती है, ये भी दिक्कत है। और पूर्वाग्रह और सामाजिक मानदंडों से निपटना भी बहुत जरूरी है। जैसे आप देखोगे कि OECD मतलब आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो वैश्विक स्तर पे है, वो कहता है सामाजिक संस्थाओं में लैंगिक भेदभाव से विश्व अर्थव्यवस्था को $6 ट्रिलियन का नुकसान होता है। अगर लैंगिक भेदभाव करोगे, लिंग के आधार पे भेदभाव करोगे, तो कम उम्र में जैसे विवाह को हतोत्साहित करो। क्यों जो है कि कम उम्र में विवाह हो रहा है भाई, बाल विवाह क्यों हो रहा है? एक तो वो अपनी बॉडी के अनुसार वो फिट भी नहीं है कि एक बच्चे को कंसीव कर सके या शादी कर सके ढंग से, मेंटली प्रिपेयर नहीं है। वहीं अगर वो शादी कर रही है तो घरेलू हिंसा का अपराध बढ़ रहा है, तो उसे जो है कि रोको, घरेलू हिंसा को। और निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि भी हो रही है। जैसे आप देखोगे कि 106 जो अमेंडमेंट आया, संशोधन, इसने 2023 में जो आया था, इसमें महिलाओं की 33% जो है कि रिजर्वेशन सीट की है, किसमें? पार्लियामेंट में। और अगर आप इस चीज को समझना चाहते हो तो इस पे डिटेल्ड मैंने जो है कि पॉलिटी वाले टॉपिक में कवर कर दिया है सितंबर की मंथली मैगजीन में, अक्टूबर में नहीं, सितंबर में, तो वहां इस चीज को आप पढ़ सकते हो। अब जरा हम देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा कौन कौन से लैंगिक समानता के लिए या लैंगिक अंतराल को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो इसमें है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य कार्य दशा की संहिता 2020, वेतन संहिता 2019, प्रशिक्षण और कौशल विकास। तो ये 4 पॉइंट ही अगर आप याद करके लिख लोगे मेंस के आंसर राइटिंग में, तो आपको इतने से ही आपका आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा। और अब हम चलेंगे अपने संक्षिप्त सुर्खियों पर। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों कि जो क्लाउडिया गोल्डिन थी, जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला इस बार 2023 का, और उन्होंने जो थीम दिया है कि श्रम बल में भागीदारी महिलाओं की, तो इस टॉपिक से आपको कितनी समझ हुई, क्या क्या चीजें नई मिली आपको सीखने के लिए, कैसा लगा ये टॉपिक? और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन कर दीजिएगा। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ 2 टेलीग्राम चैनल है, एक होता है चैनल और एक हमारा डिस्कशन ग्रुप है, जहां पर आप किसी भी प्रकार के डिस्कशन को कर सकते हो, किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, और जरूरत पड़ने पे आप बात भी कर सकते हो। ये सारी चीजें हैं वहां पर। और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करना। अब चलते हैं अपने आज के छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कहते हैं ना शक्तिमान, अगर आपने देखा होगा, छोटी छोटी मगर जरूरी बातें, महत्वपूर्ण बातें, तो हम उस पर बात करेंगे। जैसे अभी PLFS रिपोर्ट आई है दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS रिपोर्ट 2022-23, यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, जो श्रम बल का सर्वेक्षण था। तो इसकी शुरुआत तो हालांकि PLFS की पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का 2017 से की गई थी, जिसमें रोजगार और बेरोजगारी इन सभी से जुड़े हुए जो संकेतक हैं, जैसे LFPR, WPR, UR, इनके बारे में आप यहाँ पर समझ पाएंगे अभी कि ये क्या होते हैं। तो इनसे संबंधित जो आंकड़े होते हैं उसके आधार पर कुछ अनुमान लगाया जाता है। तो क्या अनुमान लगाया गया? वार्षिक रूप से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सामान्य स्थिति और CWS दोनों में रोजगार एवं बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाते हैं। CWS का मतलब होता है दोस्तों करेंटली वीकली स्टेटस, यानी कि वर्तमान साप्ताहिक स्थिति क्या है, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति क्या है, कि प्रत्येक सप्ताह कैसा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ये चीजें इसमें क्लियर की जाती हैं। वार्षिक रूप से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में करते हैं।
अब यहाँ पे पीएलएफएस के अंतर्गत जो मुख्य बिंदु है संकेतक, जैसा एक होता है एलएफपीआर, इट मीन्स कि श्रम बल भागीदार, मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कुल आबादी में श्रम बल में शामिल होने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत। अब यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों है, तो जितनी भी आबादी है, मान लीजिए हम कहते हैं 140 करोड़ आबादी है भारत की, तो इसमें श्रम बल में कितने शामिल लोग हैं और उनका रेशियो क्या आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे श्रमिक जनसंख्या अनुपात, जो श्रमिक है इट मीन्स कि जिसको हम लोग कहते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है। फिर एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूआर, ये श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित करता है। और एक होता है आपका एक्टिविटी स्टेटस, जो व्यक्तियों द्वारा की गई गतिविधियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो ये रिपोर्ट आती है जिसकी शुरुआत 2017 से की गई है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक तो होती है सामान्य स्थिति अर्थ और एक होती है वर्तमान साप्ताहिक स्थिति। तो जो यूजुअल स्टेटस होता है दोस्तों, वो सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 365 दिनों को कैलकुलेट करता है। और जो आपका CWS होता है करेंटली वीकली स्टेटस, ये सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 7 दिनों की संदर्भ की अवधि है। अब जैसे अभी 22-23 के लिए जो रिपोर्ट तैयार की गई होगी, मान लो आज रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो आज से पहले जितने भी 365 दिन थे एक साल, उसकी पूरी जानकारी कलेक्ट की जाएगी। और साप्ताहिक में आज से पहले जो पिछले 7 दिन बीते हैं ना, उनका जो है कि डाटा कलेक्ट किया जाएगा। और अगर आप देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अगर आप देखोगे तो 17-18 में 6% थी, जो कि 22-23 में घट गई है 3.2। यानी सरकार ये क्लेम करती है कि हमने 100 में से पहले 6 लोग जो है कि बेरोजगार रहते थे और 94 लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन अब 100 में से हम ये कह रहे हैं कि 97 लोगों को रोजगार मिल रहा है और लगभग 3 लोग ही बेरोजगार रह रहे हैं। तो हम इनकी भी व्यवस्था कर रहे हैं कि इन्हें भी रोजगार मिलना शुरू हो जाए। क्लियर है ये बात। तो यही चीज यहाँ पे कही जा रही है। अब हम चलते हैं बॉन्ड यील्ड, जो कि ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से। मेरी पूरी कोशिश रही कि आपको अच्छे से समझाऊं। अब यहाँ आप देखोगे कि आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूतियों के लिए जो ओपन मार्केट ऑपरेशनल होते हैं, उनके जरिए बेचने का डिसीजन लिया है। अगर आपने बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो उसमें ही लिखा रहता है ना कि OMO, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसके माध्यम से आरबीआई या तो प्रतिभूति को खरीदती है या वो बेचती है। अब यहाँ पर ये बताइए कि अगर ये बेच रही है तो इसका मतलब क्या है, किसी बैंक को बेच रही होगी, ठीक है, किसी बैंक को बेच रही होगी, या यूं कहूं कि हालांकि वो तो बैंक को ही बेचती है, लेकिन ये बताइए कि जब आरबीआई बैंक को बेच रही है तो बैंक खरीदने के लिए पैसे तो देगी, और उस पैसे को ही लिक्विडिटी कहा जाता है बैंक की भाषा में, या इकोनॉमिक्स के टर्म्स में लिक्विडिटी कहते हैं उसे। यहाँ पे वो लिक्विड मतलब पानी नहीं है, यहाँ पे लिक्विड का मतलब होता है कैश, यानी कि पैसा। तो ये पैसा एसबीआई क्या करेगी या कोई भी बैंक आरबीआई को दे देगी, क्योंकि आरबीआई से उसने कुछ सिक्योरिटी खरीद ली है। तो क्या समझ में आया कि अगर जब आरबीआई सिक्योरिटी बेच रही है तो इट मीन्स कि जो मार्केट में पैसा है, मार्केट का मतलब जो बैंकों में पैसा है, वो पैसा आरबीआई के पास चला गया, जिसका मतलब है कि अब बैंकों से पैसा आम जनता को नहीं मिलेगा लोन के रूप में, बल्कि वो आरबीआई के पास चला गया। और इससे 2023-24 में बॉन्ड यील्ड बढ़कर अपने उच्चतम स्तर पे पहुंच गया। क्या कहना चाहता है, आरबीआई बाजार में रुपए की तरलता बनाए रखने के लिए ये पैटर्न अपनाता है ओएमओ का। अब जैसे मान लो कि अगर उसे लगता है कि भाई अगर उसे लगता है कि मार्केट में पैसा बहुत कम है, लोगों के पास पैसे की दिक्कत हो रही है, तो वो क्या करता है, खरीद लेता है। यानी जब वो सेल नहीं कर रहा बल्कि खरीद रहा है, खरीदने के लिए वो बैंकों से ही खरीदेगा, सरकार से खरीदेगा, और बदले में क्या करेगा, उन बैंकों को पैसा देगा। और जब बैंकों के पास पैसा आएगा तो बैंक लोगों को पैसा देगी धीरे धीरे, तो इस वजह से मार्केट में पैसा आ जाएगा। क्लियर है। बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड एक प्रकार का ऋण लिखत होता है, यानी कि एक लोन लेने की प्रक्रिया, एक तरीके से ऋण होती है जो रिटर्न फॉर्म में होती है, और बाजार से ऋण लेने का एक साधन होता है सरकार के लिए। हम बात करें बॉन्ड का उपयोग कंपनी भी करती है, नगर पालिका भी करती है, राज्य भी करते हैं, संप्रभु सरकारें भी करती हैं। और ये क्यों करती हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो परियोजनाएं होती हैं, गतिविधि होती है, उनके लिए जो पैसों की आवश्यकता होती है, उसके लिए धन जुटाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, धन जुटाने के लिए किया जाता है। इतनी बात क्लियर। और सरकारी प्रतिभूतियों, जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, ये केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा ली जाती हैं। सरकार की ऋण संबंधी जरूरतों को ये पूरा करते हैं। मान लीजिए सरकार को कोई ऋण लेना है, समझना मेरी बात को, सरकार को कोई ऋण लेना है या किसी प्रकार की उसकी जरूरत है, तो वो क्या करेगी सरकार, वो अपने बॉन्ड बेच देगी। और बॉन्ड जब जनता खरीदेगी तो बदले में क्या देगी, जनता पैसा देगी सरकार को, बैंकों के माध्यम से होता है। अब ये थोड़े कि हम चले मोदी जी के पास कहें कि ऐसा मोदी जी आपकी सरकार को पैसे की दिक्कत है, मुझे अपना एक सरकारी बॉन्ड बेच दीजिए 5 लाख का। तो मोदी जी कहेंगे ठीक है आप खरीद सकते हो, लेकिन मैं अपने झोले में लेके थोड़े घूम रहा हूँ,
बैंक में जाओ, बैंक से खरीदो और बैंक से पैसा फिर हमें आ जाएगा। तो मीडियम के रूप में ये वित्तीय संस्थाओं का प्रयोग किया जाता है। और वहीं पे ये अगर आप देखोगे तो ये जो प्रतिभूतियां होती हैं, सिक्योरिटीज होती हैं, ये आप देखोगे अल्प अवधि और दीर्घ अवधि दोनों प्रकार की होती है। ऐसी प्रतिभूतियां जिनकी मूल परिपक्वता जो अवधि है, मैच्योरिटी, वो अगर एक वर्ष से कम होती है तो उन्हें हम ट्रेजरी बिल कहते हैं, और अगर एक वर्ष से अधिक होती है तो उसे हम सरकारी बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां भी कहते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि बॉन्ड यील्ड वह रिटर्न होता है दोस्तों जो एक निवेशक अपनी संपूर्ण परिपक्वता अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष प्राप्त करने की उम्मीद करता है। मतलब कि मैं मान लीजिए एक निवेशक हूं और मैंने 1 लाख रुपए का एक बॉन्ड खरीद लिया, ठीक है। 1 लाख रुपए क्या खरीद लिया, मैंने बॉन्ड खरीद लिया, और मुझे उम्मीद मिलती है कि यार मुझे 1 लाख पे 10,000 रुपए लगभग एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी 1,10,000 रुपए मुझे मिल जाएंगे। तो ये जो 10,000 रुपए मिल रहा है ये वो रिटर्न होगा जो बॉन्ड यील्ड कहलाएगा। मतलब आपको जो पैसा मिलेगा एक्स्ट्रा वही इसका बॉन्ड यील्ड हो जाएगा। जरा इसमें और भी जानकारी लेते हैं कि निवेशक जो पैसा कमाते हैं, अब जैसे 1 लाख रुपए पे अगर मुझे 1,10,000 रुपए रिटर्न मिल रहा है तो मैंने कितना पैसा कमाया, 10,000 रुपए ही तो कमाया। 1 लाख रुपए तो मेरा ही था जो मैंने दे रखा था, तो उसी को हम यील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, यील्ड कहते हैं। यील्ड को आमतौर पे ब्याज दर भी कह सकते हो या फिर उधार प्राप्त करने की लागत भी कही जा सकती है। यानी कि जो आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है वो कुछ और नहीं है दोस्तों, वो क्या है, वो यही है। अब हम जरा चलते हैं और आगे चीजों को, कि जब बाजार में ब्याज दर का स्तर बढ़ता है तो बॉन्ड की कीमत कम हो जाती है। भाई जब ब्याज दर का स्तर कम बढ़ेगा, मतलब ज्यादा महंगा मिलेगा, तो कोई क्यों खरीदना चाहेगा, नहीं खरीदेगा। और जब ब्याज दर या मार्केट यील्ड में गिरावट आती है तो बॉन्ड की कीमत बढ़ जाती है, तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। इट मीन्स कि ये बॉन्ड की जो यील्ड होती है वो उसकी कीमत की व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात बॉन्ड की कीमत कम होगी तो यील्ड बढ़ जाएगा। तो ये चीजें प्रॉफिट अधिक होता है। अब हम चलते हैं, अंकटाड की एक रिपोर्ट आई हुई है उस पर चर्चा करेंगे, और वो क्या है, व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023। ये इसकी सबसे फेमस जो है की रिपोर्ट है दोस्तों, इसके बारे में समझ लीजिए। अंकटाड क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन है, जो कि ये एक व्यापार विकास रिपोर्ट 2023 जारी किया, जो कि हर साल जारी करता है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्योंकि ये जो TAD लास्ट का है ना, यही उसकी फुल फॉर्म है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये रिपोर्ट जारी करता है जिसमें ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो प्रेजेंट स्थिति है उसका विश्लेषण करता है। और रिपोर्ट में ये कह रहे हैं कि 2023 में जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है वो 2.4 रहने की स्थिति है। ध्यान देना कि 2.4 इकोनॉमी रेट नहीं है बल्कि ग्रोथ रेट है। यानी कि अगर मान लो वर्तमान में 6.2% चल रही है तो इसमें कितने की वृद्धि बता रहे हैं, 2.4 की, तो कितनी हो जाएगी, 8.6 हो जाएगी। तो ये ओवरऑल कितनी वृद्धि बता रहे हैं, ग्रोथ रेट 2.4। उसमें भी कह रहे हैं कि पूर्वी और मध्य एशिया को छोड़कर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर क्या होगी, 2022 के बाद धीमी हुई है। यानी मध्य एशिया, ठीक है, और पूर्वी एशिया, इसकी जो है कि ग्रोथ रेट अच्छी चल रही है, बाकी सबकी डाउन हो गई है। भारत के संदर्भ में भी कुछ इनके स्टेटमेंट है। ये कह रहे हैं कि भारत की जो आर्थिक समृद्धि दर है वो 2023 में 6.6% थी, जो 2024 में 6.2% हो गई है, यानी गिरावट होगी। और ये स्टेटमेंट डायरेक्ट UPSC पूछ लेगा कि अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होने के, यानी कि ग्रोथ होने के संकेत दिए गए हैं, यही स्टेटमेंट रखेगा। और आपको पता होना चाहिए कि अंकटाड ने भारत की रिपोर्ट कहा है कि इसमें तो गिरावट आ रही है, लगभग कितने प्रतिशत की, 0.4% की गिरावट आएगी। और UPSC आपसे क्या कह रहा है कि वृद्धि होगी, तो स्टेटमेंट गलत होगा। ऐसे ही प्रश्न पूछता है दोस्तों, आप पुराने पेपर को देखेंगे तो आंकड़े नहीं पूछेगा कि 6.6 से 6.2 हो गई, आंकड़े नहीं पूछता है, वो सीधे कहेगा कॉन्सेप्ट की बेस पे कि आपने समझा कितना उसे, ये चीज पूछता है। वहीं जून 2023 में बेरोजगारी दर का 8.5 होना, 8.5% और बढ़ती असमानता, ये सब भारत की चिंता के लिए एक विषय बन रहा है, चिंता का विषय। वहीं अगर हम देखें कि अंकटाड के बारे में, तो ये एक अंतर सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1964 में हुई, 195 सदस्य देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है। और ये मुख्य रूप से जो काम करता है व्यापार और विकास के लिए करता है, निवेश और उद्यम के लिए, प्रौद्योगिकी और नवाचार, समष्टि अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र और विकास नीतियां, इनके लिए काम करता है। वहीं अगर हम बात करें कि ऋण मतलब कि रिपोर्ट की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस इसकी रिपोर्ट है व्यापार और विकास रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वहीं दूसरी एक फेमस रिपोर्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट, जिसके अनुसार इसको कहा गया था कि भारत 7वें नंबर पे है दुनिया में जहां पर सबसे अधिक निवेश करना लोग चाहते हैं। फिर एक आती तीसरी डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, सामुद्रिक परिवहन समीक्षा।
लेकिन आपको ये 2 रिपोर्ट जरूर पता होनी चाहिए आंकड़ों के साथ, क्योंकि ये सबसे कई बार पूछा जाता है और ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको पता होना चाहिए ये दोनों रिपोर्ट। तो मैंने इसकी भी रिपोर्टिंग बता दी। जब तक अभी नई रिपोर्ट नहीं आ रही तो इसके अनुसार 7वीं रिपोर्ट आती, मतलब कि 7वीं पोजीशन है। अब जरा जो रिपोर्ट की एक सिफारिश थी उस पर नजर डालते हैं कि भाई वित्तीय स्थिरता को आपको बढ़ावा देना चाहिए वैश्विक स्तर पे, कि वित्तीय स्थिरता होनी चाहिए सभी देशों के साथ साथ विश्व की भी होगी। सामाजिक सुरक्षा पर भी बल देना चाहिए, एनर्जी ट्रांजिशन एग्रीमेंट होने चाहिए और व्यापार विनियमन भी होना चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए, और डेटा सर्विसिंग और वित्तीय अवसंरचनाओं में भी सुधार होना चाहिए कि हम जो डेटा की सर्विस दे रहे हैं इनकी प्राइवेसी को भी मेंटेन रखें और वित्तीय अवसंरचना में भी हम सुधार करें। और डेटा सर्विसिंग का मतलब होता है कि किसी कंपनी या व्यक्ति के सभी ऋण चुकाने हेतु कुल जो नकदी होती है इसके बारे में बात कर रहे हैं। वहीं अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे अब, और हमारा अगला टॉपिक है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि आरबीआई एक दंड के रूप में भी लागू करता है। तो इसको जरा समझते हैं कि आरबीआई ने अक्टूबर 2024 से सरकारी स्वामित्व वाली जो एनबीएफसी होती है, एनबीएफसी किसे कहते हैं, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन होते हैं, मतलब बैंक की तरह काम तो करती है, जरूरत पड़ने पे उधार देती है, जरूरत पड़ने पे ऋण देती हैं, और साथ ही साथ जो है कि कुछ एनबीएफसी जो होती हैं वो रिटर्न भी रखती हैं। वो रिटर्न भी मतलब कि लोगों से पैसे भी जमा करती हैं। लेकिन जो सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी है इनको भी अब पीसीए पर्यवेक्षण संबंधी दायरे में लाया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो पीसीए में आता था वो केवल बैंक आते थे। कौन आते थे? बैंक। लेकिन अब हम एनबीएफसी को भी ला रहे हैं जो कि बैंक की तरह काम करती हैं लेकिन असल में वो बैंक नहीं होती हैं। तो बात आती है कि भाई पीसीए का उद्देश्य क्या होता है। तो पीसीए का जो उद्देश्य होता है, जिसको हम लोग इन शॉर्ट कह रहे हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को पीसीए, यानी कि त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई। तो भाई सुधार करने के लिए कार्रवाई हो रही है। किसके सुधार करने के लिए? तो सही समय पर पर्यवेक्षी उपायों को लागू किया जाता है पीसीए के तहत, जिससे पर्यवेक्षित संस्थाओं को समय पर सुधार संबंधी उपायों को शुरू और लागू करना होता है ताकि वित्तीय संकट से बचाया जा सके, ताकि उन्हें वित्तीय संकट से बचाया जा सके। और एनबीएफसी के लिए पीसीए 14 दिसंबर 2021 को प्रारंभ किया गया था। हालांकि इसमें बेस लेयर वाली एनबीएफसी को छोड़ दिया गया था, क्योंकि बेस लेयर का जो मतलब होता है दोस्तों वो ये होता है कि उन एनबीएफसी को छोड़ दिया गया जो जमा स्वीकार नहीं करती हैं और जिनकी परिसंपत्ति का आकार 1000 करोड़ है, यानी कि जिनकी एसेट जो वैल्यू है वो 1000 करोड़ रुपए से कम होती है, और ये केवल उधार देती है, ऋण देती है, लेकिन जमा नहीं स्वीकार करती। तो अब एनबीएफसी पर यह फ्रेम 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा और उसके बाद तक की जा चुकी वित्तीय लेखा परीक्षाओं के आधार पर लागू रहेगा। और अगर हम बात करें इसमें कौन कौन सी एनबीएफसी शामिल हो रही हैं, हालांकि बेस लेयर वाली छोड़ दीजिए, बेस लेयर का मतलब कि जमा नहीं लेती हैं और 1000 करोड़ रुपए से कम है। तो कौन सी इसमें शामिल हो रही है? पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसे हम कहते हैं, आरईसी, आईआरएफसी, आईएफसीआई, ये इस प्रकार की कुछ सरकारी स्वामित्व की एनबीएफसी अब शामिल की जाएंगी इसमें। अब हम चलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विलफुल डिफॉल्टर्स और लार्ज डिफॉल्टर्स के साथ जो व्यवहार करने के जो नई गाइडलाइन आई है सन 2023 में, उस पर हम चर्चा करते हैं। अब यहां पर अगर हम देखेंगे कि आरबीआई ने जो विनियमित संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया, ये विनियमित संस्थाएं कौन सी हैं? जो बैंक होते हैं दोस्तों, जो एनबीएफसीज होती हैं, जो ऋण देती हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो या कमर्शियल बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो या एनबीएफसी, इनको कुछ अधिकार दिए गए, इनके अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है। और वो विस्तार कैसे किया गया कि अब ये संस्थाएं उधारकर्ताओं को, जिनको वो ऋण देती हैं, जिनको उधार दिया जाता है, उनको विलफुल डिफॉल्टर्स के रूप में वर्गीकृत कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी बैंक से उधार लिया और आपने 25 लाख की मतलब मान लो 28 लाख 30 लाख रुपए दिया और आपने 1 साल से कोई रुपए नहीं दिया, कोई रिटर्न ही नहीं किया, तो ऐसे में बैंक आपको डिफॉल्टर घोषित कर सकती है, जिसे हम लोग भगोड़ा भी कह सकते हैं। जैसे विजय माल्या हो गए, नीरव मोदी हो गए, ठीक है, मेहुल चौकसी हो गए, ये लोग वो भगोड़े की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि करोड़ों रुपए लेके भाग गए हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, जो है कि कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है। अरे भाई, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम जनता का पैसा लेके भागे ना, वो तो रिटर्न करो। तो इसी चीज के लिए पावर दी जा रही संस्थाओं को कि आरबीआई किन लोगों को, किन उधारकर्ताओं को जिनको उन्होंने उधार दिया, किसको किसको आप विलफुल डिफॉल्टर कर सकते हो घोषित, और उसके अनुसार फिर उनके साथ कार्रवाई कर सकते हो। तो पहली चीज कि किसके पास, यानी कौन सी संस्थाएं इसको प्रयोग कर सकेंगी, तो चाहे वो बैंक हो गए, एनबीएफसी हो गए, सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, स्थानीय बैंक, नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम, एनएचबी मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक जो होते हैं, और इन जैसी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं सहित सभी विनियमित संस्थाएं इसमें शामिल हो जाएंगी, जिनके पास ये अधिकार आ जाएगा कि वो अपने उधारकर्ताओं के लिए क्या कैटेगरी बना सकते हैं। परिभाषा की बात करें तो उधारकर्ता या गारंटर जो ऋण चुकाने में सक्षम होने के बावजूद भी
ऋण की अदायगी नहीं कर रहा है, यानी बदमाशी कर रहा है, और न्यूनतम बकाया अगर 25 लाख रुपए या उससे अधिक का है तो आप उसे विलफुल डिफॉल्टर के रूप में डाल सकते हो। और लार्ज डिफॉल्टर क्या होगा? जो 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक की धनराशि लेकर गायब हो गया है उसे लार्ज डिफॉल्टर यानी बड़ा डिफॉल्टर। और विलफुल मतलब क्या होता है? जो जानबूझ के, विल मतलब इच्छा, उसकी इच्छा ही है, पूरी भरी हुई इच्छा विलफुल, कि वो जानबूझ के जो है कि पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सक्षम होने के बावजूद भी ऐसा काम कर रहा है। क्लियर है? अब यहां पर देखते हैं विलफुल डिफॉल्टर के लिए क्या क्या काम हो सकता है। तो अगर आपका जो गैर निष्पादित परिसंपत्ति है एनपीए, इसके रूप में वर्गीकृत किए गए और 6 महीने के भीतर जो है कि अगर ये पैसा नहीं मिलता है तो उसे कहा जाएगा। अब आप कहोगे सर 25 लाख रुपए हमने तो लिए थे 5 साल के लिए, हम कैसे जो है कि रिटर्न कर देंगे 1 साल में या 6 महीने में? तो दोस्तों 25 लाख रुपए पे आपकी कुछ किस्त तो बनी होगी, हर महीने की 10,000, 15,000, 20,000 रुपए तो जमा करने के कुछ नियम होंगे। अगर आप वो भी नहीं जमा कर रहे हो 6 महीने तक, एक भी रुपए नहीं दे रहे हो बैंक को, तो बैंक आपको विलफुल डिफॉल्टर भी घोषित कर सकती है। बैंक ये थोड़े कह रही है कि आप मुझसे 30 लाख रुपए आज ले लो और 3 महीने बाद रिटर्न कर दो। अरे जब 3 महीने बाद रिटर्न ही करना रहेगा तो हम तुमसे लेंगे ही क्यों 30 लाख रुपए? अपने ऊपर एक धब्बा भी लगवा दे विलफुल डिफॉल्टर का। इसका मतलब होता है कि अगर आप 30 लाख रुपए ले रहे हो तो आपकी जो किस्त बनती है महीने की, जैसे मान लो 45,000 रुपए किस्त बनती है, तो कम से कम आप 45,000 रुपए हर महीने चुकाओ तो। और अगर ये किस्त आपने 6 महीने तक या 6 महीने से ज्यादा समय तक नहीं चुकाई तो आपको विलफुल डिफॉल्टर भी घोषित किया जा सकता है। इसके लिए एक पहचान प्रक्रिया होगी, यानी पहचान समिति के द्वारा तथ्यों की जांच की जाएगी कि उधारकर्ता को विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत किया जाए कि नहीं। अब मेरे पास बैंक आता है, मैंने 30 लाख रुपए ले रखे थे बैंक के कर्मचारी आते हैं, वो कहते हैं साहब आप अपना जो है कि लोन नहीं पे कर रहे हो, आपकी जो किस्त आती है 50,000 रुपए की वो आप नहीं दे रहे हो। तो मैं कह दूंगा अरे साहब मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं गरीब हूँ, मेरा बिजनेस धंधा चौपट हो गया, मेरी खेती खराब हो गई, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं पैसे रिटर्न कर दूं, मुझे 6 महीने का समय दीजिए। तो अब ऐसे में पहचान समिति आपके बारे में जांच करेगी, ये देखेगी कि सच में इसके पास पैसे नहीं है क्या। तो देखेगी और कहेगी अरे शरद यादव जी आप तो नौकरी करते हो, आपका तो बहुत अच्छा धंधा पानी चल रहा है, आपके तो कर्मचारी बता रहे थे आपकी इनकम हर महीने 5 लाख रुपए की हो रही है, तो फिर आप क्यों नहीं दे रहे हो? इसका मतलब आप 5 लाख रुपए हर महीना कमा रहे हो, 10 लाख रुपए कमा रहे हो और 45,000 रुपए नहीं भर रहे हो हमारी किस्त का, इसका मतलब आप विलफुल हो, जानबूझ के आप नहीं भर रहे हो, अर्थात आप सक्षम हो और डिफॉल्टर अब आपको घोषित किया जाएगा। तो इस कमेटी का काम बस इतना ही रहेगा कि वो चेक करेगी, उन तथ्यों की चेक करेगी कि इसको विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जाए या नहीं। और अगर विलफुल डिफॉल्टर को कोई भी अब अतिरिक्त कोई क्रेडिट सुविधा नहीं जाएगी, यानी कि कोई भी अलग से कोई टैक्स वगैरह क्रेडिट सिस्टम नहीं दिया जाएगा, किसी प्रकार की नकदी नहीं दी जाएगी, और विलफुल डिफॉल्टर की सूची से हटने के बाद भी 1 वर्ष तक ये प्रभावी रहेगा। कहने का मतलब कि अगर आप विलफुल डिफॉल्टर से बाहर आ जाते हो, मतलब आपने पैसा देना शुरू कर दिया, बैंक का रिटर्न करना शुरू कर दिया जानबूझ के कि भाई अब मुझे इस कैटेगरी में धब्बा लग जाएगा, मुझे इसमें शामिल कर दिया जाएगा विलफुल डिफॉल्टर में, तो अगर आपने पैसा चुका भी दिया ना, उसके बावजूद 1 साल तक आपको उसी कैटेगरी में रखा जाएगा और वो कैटेगरी सारे बैंकिंग सिस्टम में अपलोड रहेगी, ताकि अगर आप कहीं दोबारा लोन लेने जाओगे तो 1 साल तक तो आपको लोन दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई, जिसे हम लोग कहते हैं ना सिविल स्कोर। क्या कहते हैं दोस्तों? हम सिविल स्कोर कहते हैं। अगर यही आपका खराब हो जाए तो कोई बैंक आपको लोन नहीं देगी। इसलिए आप देखो कि लोन किसको आसानी से मिलता है? जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब एम्प्लॉय होते हैं, क्योंकि उनके पास मंथली सैलरी आ रही होती है और वो मंथली जो है कि आराम से बैंक का अमाउंट दे सकते हैं किस्त। प्राइवेट सेक्टर वाले को या खेती किसानी करने वाले को अक्सर लोन बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि बैंक को लगता है कि ये लोग ये पैसा तो ले लेंगे लेकिन ये जमा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए किसानों को या छोटे गरीब परिवारों को लोन आसानी से नहीं मिलता है। उसके पीछे भी यही रीजन होता है। क्लियर हो गया ये बात? अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, कार्ड टोकनाइजेशन। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा आपको ये चीज समझ में, और मेरे हिसाब से तो ये होना भी चाहिए, लेकिन अभी ये पायलट प्रोजेक्ट पे चल रहा है। जैसे आरबीआई ने COFT, इट मीन्स की कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन, इस नए चैनल को प्रस्तुत किया है, जिसमें क्या होता है कि कार्ड का पूरा डिटेल भरने की जगह एक यूनिक टोकन या कोड से भुगतान करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है कि जब आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हो, या कोई रेलवे टिकट बुक कर रहे होते हो, या कोई बस का टिकट या फ्लाइट का टिकट, या कोई जोमेटो से आप खाना ऑर्डर कर रहे हो, या कुछ भी XYZ आप ऑनलाइन कोई मार्केटिंग कर रहे हो, तो वहां पे आपको अपने ATM कार्ड, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या वो क्रेडिट कार्ड हो, उनका क्या भरना होता है? आपको अपना नेम भरना होता है, कार्ड का नंबर भरना होता है, कार्ड के पीछे लिखे CVV नंबर को भरा जाता है और उसकी एक्सपायरी डेट को भरा जाता है। तो ये सारी जो जानकारी है ये असल में गोपनीय होनी चाहिए, संवेदनशील जानकारी है, लेकिन फिर भी हम अमेजॉन प्लेटफॉर्म पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे, होटल रेस्टोरेंट में कई जगह हम इन डिटेल्स को भरते हैं पूरा। तो आरबीआई कह रहा है कि इन जानकारियों से आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है,
इस जानकारी को साझा न किया जाए, बल्कि अब इसके लिए हम एक यूनिक टोकन कोड निकाल रहे हैं। मान लो कि मैं ऑनलाइन कोई शॉपिंग कर रहा हूं अमेजोन से, 12,000 रुपए का मैंने कोई सामान लिया या कोई मोबाइल ले लिया, तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड की पूरी डिटेल नहीं दूंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक यूनिक कोड मुझे मिल जाएगा 6 डिजिट का, मैं बस वही दे दूंगा और वहां से मेरी बिलिंग हो जाएगी। उस यूनिक कोड को आप ट्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आरबीआई ने उस यूनिक कोड को कॉन्फिडेंशियल इनक्रिप्टेड रखा है। आप यूनिक कोड को अगर स्क्रैच करोगे, कैसे भी करके उसके बारे में जानकारी लोगे, तो भी आपको मेरे बैंक अकाउंट, मेरे कार्ड अकाउंट की डिटेल कुछ भी नहीं मिलेगी। तो बहुत अच्छा सिस्टम है ये, बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा, लोगों के साथ धोखाधड़ी रुक जाएगी। हालांकि रुकता तो कुछ नहीं है, हैकर से एक नई तकनीक निकाल देंगे, लेकिन कुछ हद तक तो कम होगा, ठीक है। क्योंकि हम क्या करेंगे, कार्ड का नंबर सीवीवी जो होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, इन सभी संवेदनशील जानकारी को उजागर किए बिना हम ऑनलाइन शॉपिंग आराम से कर पाएंगे टोकन के नंबर से। और ये 2022 से लागू है, लेकिन अभी केवल मर्चेंट एप्लीकेशन और वेब पेज के माध्यम से सृजित किया जा सकता है। लेकिन आगे चल के ये प्रत्येक एप्लीकेशन पे टोकन प्रक्रिया के डुप्लीकेशन को खत्म करने के साथ धोखाधड़ी को भी कम करेगा। अब प्रत्येक एप्लीकेशन का मतलब, चाहे वो आप रेलवे का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो या सरकारी प्लेटफॉर्म, प्राइवेट सेक्टर, कुछ भी आप वहां पे यूज कर सकते हो। बहुत सारे प्राइवेट कोचिंग संस्थान है जो ऑनलाइन पेमेंट लेती हैं, वहां पे आपको कार्ड की डिटेल्स भरनी पड़ती है। तो भाई प्राइवेट कोचिंग संस्थानों का क्या भरोसा, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो हैकर कहीं उसमें कोई हैक कर ले, आपकी डिटेल पता कर ले, तो ये चीजें प्रॉब्लम हो जाएंगी। इसीलिए टोकन सिस्टम जो लाया जा रहा है आरबीआई द्वारा, बहुत ही बेहतरीन और बहुत शानदार इनिशिएटिव है वो। और यहाँ पर हम अब अपनी क्लास को दोस्तों ब्रेक देते हैं, और वो ब्रेक इसलिए देते हैं क्योंकि अब हो गई क्लास आपकी लगभग 45 मिनट्स की, और कल हम लोग मॉर्निंग में ही आपसे मिलेंगे, 11 बजे आपको क्लास फिर मिलेगी। अभी आप इस क्लास को एंजॉय करिए, फिर सुबह आपको जो बचे हुए करीब करीब इसमें भी 10 टॉपिक और बचे हुए, अगर आप कहोगे तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं निकलेगा। मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको देखना है तो आप पिछले मई से आ जाओ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगातार मैं अपने उसी पैटर्न को पढ़ाता हूँ। कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप 2 घंटे में पूरी एक मंथ की कंप्लीट करा दीजिए या 4 घंटे में। भाई 2-4 घंटे में अगर कंप्लीट हो जाती तो यूपीएससी की सबसे टॉप मोस्ट फेवरेट मैगजीन को कोई भी रट लेता और यूपीएससी के सारे क्वेश्चन कर लेता करंट अफेयर्स के। भाई मैगजीन का लेवल है ऐसा कि आप एक दिन में 5 टॉपिक 4 टॉपिक से ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो। आप अगर सेल्फ स्टडी भी करते होगे तो 5-6 टॉपिक के बाद आप खुद थक जाते होगे, क्योंकि इसकी भाषा इतनी जटिल होती है, और उन टॉपिक को समझना, और अगर आपको हर सब्जेक्ट की अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप इसको इंटरकनेक्टेड भी नहीं कर पाओगे। आप अगर इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ रहे हो और आप केवल बस रुपए की बात कर रहे हो, बैंक की बात कर रहे हो, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हो, तो आपका नजरिया सीमित है। जब तक आप उसमें सामाजिकता की बात नहीं करोगे, सोसाइटी की बात नहीं करोगे, हेल्थ की बात नहीं करोगे, पॉलिटी की बात नहीं करोगे, इंटरनेशनल लेवल की बात नहीं करोगे, मोरल वैल्यूज की बात नहीं करोगे, तब तक वो टॉपिक कनेक्टेड नहीं होंगे और वो सीमित रह जाएगा। और यूपीएससी सीधे प्रश्न नहीं पूछती, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से इंटरलिंक करके ही प्रश्न पूछती है। तो इसीलिए मैं जो है कि एक दिन में 5 से 6 टॉपिक या 4 टॉपिक कवर करता हूं, ज्यादा बड़े वाले नहीं, ठीक है। तो कल मिलते हैं हम लोग 11 बजे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर आपको टीचिंग स्किल दोस्तों, अगर आप मजेदार लगता हो, कॉन्फिडेंट करता हो, आपको चीजें समझ में आती हो, तो बस एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को अगर नहीं किया है। और आपको यहाँ पे रेगुलर मंथली मैगजीन मिलती रहेगी। साथ में जो फरवरी में पीटी 365 जो पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स होता है विजन का, सब्जेक्ट वाइज जो आता है, पॉलिटी का अलग, हिस्ट्री का अलग, आर्ट एंड कल्चर का अलग, ज्योग्राफी अलग, एनवायरमेंट अलग, साइंस अलग, उन सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपका बेहतर जो है कि तैयार होगा। लेकिन उसके लिए आपको मंथली मैगजीन पढ़ी होनी चाहिए, तभी आप पीटी 365 में अच्छे से समझ पाओगे। तो इन्हीं के बाद मैं बातों को रखता हूँ विराम और देता हूं आप लोगों को छुट्टी। अब आप आराम से दूसरी क्लास का एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।